हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन। सो ये आपके एक मैंने सीरीज स्टार्ट की थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, जिसके अंदर हम प्री प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। एंड वो किस तरीके से पढ़ा जाता है प्री और मेंस के लिए, वो मैंने फर्स्ट लेसन में बता रखा है अपने इस वाले कोर्स के अंदर। ठीक है, अब तक 25 से 26 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके। ये मैंने काफ़ी पहले स्टार्ट की थी, लेकिन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उसका वेटेज देखते हुए एग्जाम्स के अंदर मुझे लगता है इस सीरीज़ को भी कंप्लीट करना चाहिए हमें बीच बीच में। तो अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हम इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ये वाली सीरीज़ को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जाना है हमारी इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को जा करके देखना है। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स इन डिटेल्ड पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें देखना, उसके बाद इन लेसन्स पे जंप करना। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा मैं, है ना। वो काफ़ी टाइम पहले की सीरीज़ थी, तो अब जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन रहेंगे। कंटेंट 1A+ रहेगा आपका एकदम। आप जो है इसके अंदर रेडी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखने को प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है, ख़त्म। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। एंड ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके लिए भी काम आएगी जो हिस्ट्री से बहुत डरते हैं ना, जिनको हिस्ट्री पढ़ते वक्त नींद आती है या ऐसा कुछ रहता है, तो उसको बिल्कुल भी हिस्ट्री से बचने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज़ को फॉलो करो आप। ठीक है, शेयर जरूर करना पड़ेगा आपको, जितना भी हो सके इसको शेयर करना, सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 7 है आपका, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में। लास्ट लेसन जो इस सीरीज़ का था उसमें हमने इंडियन रेवोल्यूशनरी के बारे में डिस्कस किया था, उनका एनालिसिस भी किया था इन दी एंड। सो ये कंटिन्यू करते हैं इस वाली सीरीज़ को। सो कॉपी पेन लेकर के भेज जाइए आप, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे मैं आपको बता ही दूंगा, और आप उसको मेंशन कर लीजिए, और ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पे। तो सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में पीछे रहनी चाहिए लैंड रेवेन्यू की। बिकॉज लैंड रेवेन्यू जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी स्टेट के लिए। तो लैंड रेवेन्यू की जब बात करते हैं, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अकबर के टाइम से ही काफ़ी प्रचलन में रहा, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से अकबर ने इसको लेकर के आया। फिर बाद के जो मुगल एम्परर्स आए, उन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा इरोजन हो गया उसका। ठीक है, ब्रॉक डाउन हो गया। कंपनी के पास भी कुछ ऐसा, कुछ एक पर्टिकुलर सा सिस्टम नहीं आया जिससे उनको सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए सबसे पहली जो कोशिश की थी वो की थी वॉरेन हेस्टिंग ने, है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल। उसके उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए क्या लेकर के आया, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लेकर के आया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने कि किस तरीके से मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर के थ्रू हम एक प्रॉपर एंड ऑथेंटिक सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू बना सकते हैं। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं कि टाइप्स के कितने तरीके के होते हैं बेसिकली रेवेन्यू सेटलमेंट्स। तो सबसे पहला होता है हमारा जो क्विनक्विनेनियल, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसको सेटलमेंट इन 1970। ये वॉरेन हेस्टिंग का एक एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने 5 साल का ये सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू बनाया था, जिसके थ्रू ये बिडिंग करवाते थे। ठीक है, क्या कराते थे, बिडिंग कराते थे, बोली लगवाते थे, और हाईएस्ट बिडर को लैंड दी जाती थी फार्मिंग के लिए, फिर उनसे रेवेन्यू ये वसूलते थे। अब इसमें क्या होता था कि जो जमींदार होते थे ना, जिनके पास ज़मीनें होती थी पहले, वो सिर्फ टैक्स गैदरर्स बन के रह गए थे। उनके पास प्रोप्राइटी राइट्स नहीं थे, यानी कि उनके नाम नहीं थी ज़मीनें, बस उन्हें हक था कि टैक्स गैदर करें, गवर्नमेंट को दे, कुछ परसेंटेज अपने पास रखें। ठीक है, तो इस वाले जो सेटलमेंट में 1970-72 में इसमें प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती थी इन जमींदारों को, है ना, बल्कि उनको डिस्करेज किया जाता था किसी भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करने से लिए भी। ठीक, अब देखो इस तरीके के ये बहुत ही क्लोज सिस्टम था। गवर्नमेंट के जो सर्वेंस हैं उन्हीं की काफ़ी चलती थी इनके अंदर, किसको देना है, कौन है ना, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस वाले क्विनक्विनेनियल सेटलमेंट के अंदर ये बहुत ही बड़ा फेल्यूर हुआ, है ना। पीजेंट्स को सबसे बड़ी मार पड़ी इसके अंदर। जितने भी रेवेन्यू फार्मर्स होते थे वो सिर्फ स्पेकुलेट करते थे, है ना, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था लैंड्स के अंदर, और उसी से वो पैसा कमा के ले जाते थे, एक्सटोर्ट करते थे लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, कल्टिवेटर्स से। एंड जो ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो खुद भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करते थे थ्रू देयर सर्वेंट्स एंड बनियाज। तो जब ये वाला सेटलमेंट खत्म हुआ 1776 में, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको ख़त्म कर दिया, रिवर्ट कर दिया, वापस से आ गया एनुअल सेटलमेंट सिस्टम पे, है ना, जिसमें क्या होता था, ओपन ऑक्शन होती थी और हाईएस्ट बिडर को ही दी जाती थी जो जमींदारी राइट्स होते थे। अच्छा, अगले लेसन में थोड़ा सा और अच्छी प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूंगा। इस वाले लेसन में आप जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो, राइट।
तो देखो, परमानेंट सेटलमेंट जो कॉर्नवालिस का था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि जो वॉरेन हेस्टिंग का जो सेटलमेंट सिस्टम था 1776 में इसको रिवर्ट किया गया। फिर जो ओल्ड सिस्टम ये लेकर के आया ना वही 1790 तक चलता रहा, ये जो 1776 था, ठीक है। तो उसके बाद कॉर्नवालिस आता है, वो चेंज करता है। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, अब बहुत ध्यान से समझना, आप कभी नहीं भूलोगे अगर एक बार अच्छे से समझ लिया तो। कॉर्नवालिस ने काफ़ी सारे चेंजेस किए लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड। जुडिशरी में भी इन्होंने एफिशिएंट मशीनरी लाकर खड़ी कर दी। कमर्शियल डिपार्टमेंट में भी उसको भी रीऑर्गेनाइज किया। कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया। 1787 में बंगाल के जो प्रोविंशियल बंगाल का जो प्रोविंस था उसको तोड़ा गया, ठीक है। फिजिकल एरियाज कर दिए गए और हर को कलेक्टर के अंडर डाला गया, ठीक है, उस टाइम के। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1766 के बाद ये जो सिस्टम चला एनुअल सेटलमेंट का, ये 1790 तक चलता रहा, है ना। फिर 1790 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, इनकी परमिशन ली। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वही कंपनी के डायरेक्टर्स, है ना। इन्होंने इनसे अप्रूवल लिया कि जो जमींदार होते हैं ना उनको ऑनर्स ऑफ द लैंड रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, है ना। और इसके बदले उनको क्या दिया, उसके बदले उनसे क्या लिया जाएगा, एनुअल पेमेंट लिया जाएगा लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में। क्या बोला मैंने, 1719 में कॉर्नवालिस गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कि सर जी मुझे एक अप्रूवल ला के दो कि जिससे मैं ज़मींदारों को रिकॉग्नाइज करूँ ऑनर्स ऑफ द लैंड। पहले ऑनर्स ऑफ द लैंड नहीं थे, मैंने आपसे कहा था पहले भी ऊपर, है ना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आपको देते हैं। इसके बदले क्या मिलेगा हमें, इसके बदले हमें एक फिक्स्ड रेवेन्यू मिलेगा, है ना। अब वो क्या है, इन्होंने एक 10 ईयर सेटलमेंट किया। अभी पता चलेगा परमानेंट वर्ड कहाँ से आया। इन्होंने एक 10 ईयर सेटलमेंट किया। ये टेम्परेरी सेटलमेंट था कि जमींदारों से कि 89%, 79 से लेकर के 1790 से लेकर के 89% हमको जो है रेंटल के तौर पर आप लोगों से चाहिए। फिर इसको क्या कर दिया गया 1793 में, दिस डिसेनियल सेटलमेंट को, डिसेनियल मतलब डिकेड से रिलेटेड, है ना। तो 10 साल का था ना, इसलिए इसको डिसेनियल बोलते हैं। इसको कर दिया गया परमानेंट एंड परपेचुअल, ठीक है। परमानेंट कर देता है, वहां से वर्ड आता है परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस का, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहा गया कि ये जो 89% है ना ये फिक्स है भाई रेंटल का, बाकी जो ये 11% है वो आप रख लो। जमींदारों से कहा कि आप रख लो, आपने काफ़ी ट्रबल ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, ये आप रख लो, ठीक है। तो इस सिस्टम को बोला गया जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी एंड बिस्वेदारी। तो ये सिस्टम आया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कॉर्नवालिस का, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं परमानेंट सेटलमेंट का। यहाँ से मेंस की गाड़ी आपकी चालू होती है ना। देखो एडवांटेजेस सबसे पहले देखते हैं, तो फाइनेंशियली इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट ने क्या किया, सबसे पहले कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक फिक्स्ड और एक स्टेबल इनकम आने लग गई, नहीं आने लग गई। परमानेंट बोल देना कि कुछ भी करो आप, कैसे भी निकालो उनसे, मजदूरों से, फार्मर्स से, कल्टिवेटर से, हमें तो 89% दे दो, 11% आप बचाओ। तो जितना ज़्यादा कल्टिवेटर्स से पैसा वसूलेंगे ज़मींदार, जितना उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे उतना ज़्यादा उनका पैसा बनेगा ना, राइट। और उतना ही ज़्यादा पैसा बनता जाएगा कंपनी का, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, उनका तो एक स्टेबल इनकम आने लग गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी इन्होंने सेव कर लिए कि अब जो उनको पीरियडिकल असेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, सेटलमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पैसे आ रहे हैं चुपचाप रख लो, ठीक। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इसने क्लेम किया था परमानेंट सेटलमेंट आने के टाइम पे कि ये एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज बढ़ाएगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, वेस्टलैंड जो रहेगा उसको वापस से रिक्लेम किया जाएगा, और सॉइल जो कल्टीवेशन उसका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और जमींदार जो है वो नए मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, देखो कितने हसीन सपने दिखा रहे हैं, नहीं। जमींदार जो है वो नए मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन को लेकर के आएंगे, बेटर रोटेशन ऑफ क्रॉप होगा, मैन्यूअर्स हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो सेटलमेंट है ना, इसी सिचुएशन कंडीशन बना देगा जिससे सॉइल की पूरी पावर हम डेवलप कर सकेंगे, है ना, और एक रिसोर्सफुल पीजेंट्री बना सकेंगे। तो इसी से बड़ी बड़ी बातें इसमें की गई, जैसा कि इसमें कुछ हुआ नहीं भी, आगे हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। कॉर्नवालिस ने ये एक्सपेक्ट किया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है ये एक क्लास ऑफ लॉयल जमींदार्स, क्लास ऑफ लॉयल सर्वेंट्स बना देगी, ताकि जो कि कंपनी की अथॉरिटी को प्रिपेयर कर डिफेंड करने की कोशिश करेगी एट ऑल कॉस्ट, है ना। क्योंकि उनको राइट्स कौन दे रही है, गारंटी कौन कर रही है, कंपनी। क्योंकि जमींदारों को पता है कि कंपनी गई हमारे राइट्स गए, है ना। उसका जो जमींदार बंगाल से, वो जैसे कि इस एग्जाम्पल इसका कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, रिबेलियन था, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल में समझाया हुआ है इसी सीरीज़ में, ऊपर जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, है ना। उस टाइम पे बंगाल के जो जमींदार थे ना वो लॉयल थे, देख रहे हो ये, ठीक है। तो ये दूरदृष्टि थी इस तरह की कॉर्नवालिस की, अगर हम बात करें तो फॉर पर्टिकुलर थिंग। सेतनकार ने बात कही है कि जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स थे ऑफ द सेटलमेंट बैलेंसेस इट्स इकोनॉमिक डिफेक्ट्स, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं सोशली इसके क्या एडवांटेजेस थे। ये बोला गया कि इन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो जमींदार थे वो नेचुरल लीडर्स बन जाएंगे रियोत्स के। रियोत यानी, अरे बहुत सिंपल टर्म, रियोत वो जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, है ना, पीजेंट्री है ना, पब्लिक स्पिरिट बनाएंगे, एजुकेशन बढ़ाने में मदद करेंगे, चैरिटेबल काम करेंगे, बिल्कुल, है ना। क्या ऐसा हुआ, क्या रियलिटी थी, ठीक है। तो ये सब क्लेम किए गए, एक तरह से बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कह रहा नहीं हूँ कि हो गए, ठीक है। जुडिशियल सर्विस, लास्टली बोले तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का ये जो भी हुआ, सेट फ्री द एबलेस्ट सर्वेंट ऑफ द कंपनी फॉर जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। अब इनके बाद टाइम भी रहने लगा इस चीज़ को लेकर के, इन्होंने एविल्स को अवॉइड करने की बात की। नॉर्मली एसोसिएट विद द टेम्पररी सेटलमेंट, ठीक है। अब जो पंगे पहले होते थे, अब वो सब पंगे खत्म हो गए ना। रिवेन्यू सेटलमेंट आने के बाद क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद रिवेन्यू रिलेटेड वो खत्म हो गए, डिस्प्यूट्स खत्म हो गए, कल्टिवेटर्स का हरासमेंट खत्म हो गया, ऐसा इनका मानना था, है ना। तो ये सब थी। अब आती है मेन चीज़, अब पढ़ेंगे हम इसका क्रिटिसिज्म, ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या रहे इसके। तो कोई कुछ भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्पसेस इसके रहे हो, लेकिन सेटलमेंट ने टाइम थोड़े साल बाद इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स अच्छा परफॉर्म किया फॉर द कंपनी। लेटर एक इंजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन हो गया, सप्रेशन करने लग गया है। इसने एक फ्यूडलिज्म एट द टॉप एंड सर्वडम एट द बॉटम बना दिया, ठीक है। अब जितने भी इनके अभी हमने बात करी, जितने भी इनके एडवांटेजेस थे ना, सब इल्यूस्ट्री थे, सब इल्यूजरी थे, है ना, कोई भी सच नहीं था। फेरी टेल्स बांध दी इन्होंने किस तरीके से हम करेंगे, एंड उन्होंने पार्लियामेंट में बैठ करके एक्ट बनाया, पास कर दिया, और इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। किसने, कॉर्नवालिस ने, है ना। अब सबसे पहले देखते हैं डिसएडवांटेजेस में। फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना भूल करके, बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो सुनो, स्टेट ही सबसे बड़ा लूजर इन द लॉन्ग रन, इसका प्रूव हुआ, है ना, कि ये जो एडवांटेजेस थे ना फिक्स्ड और स्टेबल इनकम के, इसने काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस ले लिया बाद में जा करके। देखो बहुत सी चीज़ें थी इसके अंदर, बहुत सी दिक्कतें थी, नए एरियाज आ रही थी, उन पर क्लेम नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। स्टेट की जो परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, परमानेंट सोर्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम है, उसी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, लेजिटिमेट शेयर को। देखो जैसे परमानेंट सेटलमेंट है ना, उसने बंगाल की इकोनॉमिक प्रोसेस को टोटली रिटार्ड कर दिया था। बहुत से लैंडलॉर्ड थे जो कि जो लैंड के इम्प्रूवमेंट में तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, है ना, वो बस मैक्सिमम पॉसिबल रेंट कैसे निकाला जाए रियोत से, ये देखते थे। जो कल्टीवेटर होते थे वो हमेशा ही इस डर में रहते थे कि कहीं हमें नहीं नहीं निकाल दे इस लैंड से खेती बाड़ी करने के, है ना। और उनको भी कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था कि वो किस तरीके से लैंड को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो वो भी उन्हीं ट्रेडिशनल मेथड से लैंड करते जा रहे, सॉइल खराब हो जाती, है ना। सेकंड, जमींदार जो थे वो एस्टेट्स में तो रहते ही नहीं थे। एस्टेट यानी ज़मीन के आसपास की जगह, वहाँ पर रहते ही नहीं थे, है ना। वो तो सिटीज़ में रहते थे और अपने टाइम और मनी इन लग्जरी में बिताते थे। तो इसको बोलते हैं सब इनफ्यूडेशन, क्योंकि वो लोग दूसरे फ्यूडल्स को अपॉइंट करके जाते हैं, है ना। तो बहुत रिडिकुलस प्रोपोर्शन में ये चीज़ फैल गई थी। ऐसा बोला जाता था कि एक पर्टिकुलर फ्यूडल सिस्टम में 50 इंटरमीडियरी भी हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक प्रोजेक्ट में 50 इंटरमीडियरी हो रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कितने पैसे बढ़ते हुए जाते होंगे और मिलता क्या होगा रियोत्स को, सबका लोड रियोत पे आता था, है ना। कार्वर ने एक बात बोली है, ने बात बोली कि नेक्स्ट वॉर, फेमाइन एंड पेस्टिलेंस, द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू रूरल कम्युनिटीज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड तो वहाँ पर रहता ही नहीं है, एब्सेंट है, वो तो शहर में रहता है ना। तो ये सब बातें थी। फाइनेंशियली हमने ये वाली बात की। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकली। तो सबसे पहले अच्छा काम कर रहा था परमानेंट सेटलमेंट कंपनी के लिए पॉलिटिकली। ज़मींदार और कंपनी के बीच का जो गेम चल रहा था, है ना, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट पे कंपनी का रेवेन्यू लेना और इनका भी जो अपना कट निकालना बीच में से, है ना। तो इम्पीरियलिज्म के ये दो बहुत ज़बरदस्त सोर्स ऑफ इनकम माने गए उस टाइम पे। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉयल्टी तो गेन कर ली जमींदारों की, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ एलियनेशन ऑफ द मासेस का एलियनेशन कर दिया, उनको काट दिया मेन लाइन से। और इन्होंने क्या किया, रूरल सोसाइटी को, इस सिस्टम ने रूरल सोसाइटी को 2 हॉस्टेल क्लासेस में, जमींदार एंड टेनेंट्स, इस पर डिवाइड कर दिया। जमींदार कौन, जो पैसा वसूलेंगे। टेनेंट्स कौन, टेनेंट्स एक्चुअली जो किराए पे आते हैं, काम करते हैं ज़मीनों पे, कल्टीवेशन करते हैं, है ना। और ये रियोत्स होते हैं। तो इसमें डिवाइड कर दिया गया। दिस इज पॉलिटिकली डिसएडवांटेज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट बाय कॉर्नवालिस। बात करते हैं नेक्स्ट सोशली डिसएडवांटेज कहते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट था ना, काफ़ी बार इसको कंडेम किया गया, है ना। और इसने क्या किया, जो एब्सोल्यूट राइट थे ओनरशिप ऑफ जमींदार, उनको रिकॉग्नाइज किया।
एंड सेक्रीफाइस किया इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट, उनकी तो बात ही नहीं सुनी गई, इनको तो कंसिडर भी नहीं किया जाता, है ना। ज़मीन रहती थी, ज़मींदार रहते थे, कंपनी रहती थी, बस इनके बीच में चर्चा होकर ख़त्म सब, है ना। दूसरी बात, जो पीजेंट था ना वो तो बेचारे डबल पीस हैं, डबल इंजस्टिस के सफ़र थे वो, है ना। पहला उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए, दूसरी बात वो पूरा ज़मींदार की मर्जी पे, इतने रेंट उनसे लिया जाता था, इतना रेंट उनसे लिया जाता था, इतना पूछो मत, कुछ नहीं बचता था उनके पास, खाने तक के पैसे नहीं होते थे, इतना काम करने के बाद भी, इतने कल्टीवेशन के बाद भी, है ना। पीजेंट्स जो थे वो सिर्फ सर्फ बन करके रह गए थे। एंड जो ज़मींदार थे, देखो ज़मींदार भी अच्छे खासे पिसे हुए थे इनके बीच में, ठीक है, किस, क्योंकि ज़मींदारों को भी ना गवर्नमेंट को डिपॉजिट विद इन अ टाइम पीरियड जमा करना होता था, जैसे कि एक सनसेट क्लोज होता था, है ना, कि सनसेट ये लास्ट डे होता था उस दिन का, सनसेट के बाद अगर आप आए, ठीक है, रेवेन्यू सबमिट करने, जमा करने, तो आपकी जो ज़मींदारी है वो छीन ली जाएगी। इसको सनसेट क्लोज बोला जाता था, सनसेट क्लो। बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी ज़मींदारों को इससे रिलेटेड। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि कोई बिडर से सामने नहीं आता था इस डर के मारे कि ज़मींदारी छीन ली जाएगी उनकी, ठीक। तो ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हुए थे ओनरशिप में, इसने कल्टिवेटर्स का जो है सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर दी। अब नेक्स्ट बात करेंगे महलवारी सिस्टम की। देखो ये और भी सिंपल है, सिंपल है, समझने में सिंपल है, हालांकि मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, सभी एक्सप्लोइटेटिव्स थे, है ना। देखो कैसे इस सिस्टम के अंदर क्या होता था, इसके अंदर यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट क्या होता था, विलेज और महल। यानी कि एक विलेज होगा जिसके अंदर जितनी भी ज़मीन होगी ना, जितनी भी ज़मीनें रहेगी, उसको जॉइंटली बिलोंग किसके रहेगी, किसके जॉइंटली बिलोंग रहेगी, वो रहेगी विलेज कम्युनिटी के टेक्निकली, जिसको द बॉडी ऑफ कोस्ट शेयर्स बोलते हैं। हालांकि हालांकि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, जैसे कि इस लैंड पे किसी को इतना शेयर देना है तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी उसकी, लेकिन पूरी विलेज कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि अल्टीमेटली जब जमींदार पैसे लेने आएगा, रेंट लेने आएगा, तो उन सबको मिल करके देना है। इट्स अ महलवारी सिस्टम। अगर कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता, तो उस अगर अबैंडन कर देता है अपने शेयर को, तो विलेज कम्युनिटी ही उसको टेक ओवर करती है। एंड विलेज कम्युनिटी ही रियल ऑनर, उसकी ऑनर होती है कॉमन लैंड की, जिसमें फॉरेस्ट लैंड एंड पास्चर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो उनसे निकलने वाले सारे रेवेन्यू का एक फिक्स परसेंटेज दिया जाता था जमींदारी को, जो अल्टीमेटली पहुंचता था कंपनी के पास, ठीक है। तो इट्स अ महलवारी सिस्टम। नेक्स्ट बात करता है रियतवारी सिस्टम। अब समझो रियतवारी सिस्टम, ये होता है सिस्टम समझने का, पहले जमींदारी समझा, फिर महलवारी समझा, अब रियतवारी समझो। रियतवारी भी समझने, मैं इसको बहुत ही आसान बना दूंगा आपको समझने में, कभी भी जो है भूलोगे नहीं आप इस डिफरेंस को। इस लेक्चर को बार बार देख लेना, 2 बार 3 बार देख लेना, उसके बाद नहीं भूलोगे। देखो ये साउथ और साउथ वेस्टर्न इंडिया की बात है, ठीक है, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया की बात है। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि नई प्रॉब्लम्स आने लगी लैंड सेटलमेंट्स में। ऑफिशियल्स ने ये सोचा कि इस रीजन में कोई ज़मींदार तो है नहीं बड़ा जिससे हम सेटलमेंट की बात कर सकें, तो इसलिए ज़मींदारी सिस्टम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना तो बेकार सी बात हो जाएगी ना, अपसेट कर देगी पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स को। फिर मद्रास ऑफिशियल जैसे कि रीड एंड मुनरो, इन्होंने रिकमेंड किया ऐसा सेटलमेंट जिससे डायरेक्टली एक्चुअल कल्टिवेटर से हम क्या कर सकें, डील कर सकें, डायरेक्टली उससे रिवेन्यू वसूल कर सकें, ठीक है। तो क्योंकि इनको पता था कि परमानेंट सेटलमेंट हुआ उसके क्या डिसएडवांटेज रहे, अल्टीमेटली फाइनेंशियल लूजर कौन था, कंपनी, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि हर रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द लैंड, जिसके पास लैंड है रजिस्टर्ड है, वो उसको प्रोपराइटर रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑफ द लैंड, एंड उसी को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड किया जाएगा फॉर द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना, कि उसी से डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू हम वसूलेंगे टू द स्टेट, है ना। एंड इसी के पास राइट भी होगा टू सबलेट हिज लैंड होल्डिंग, और किसी को दे भी सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है एंड बेच भी सकता है, ठीक है। एंड इसको हटाया नहीं जा सकता उसकी लैंड होल्डिंग से, जब तक कंडीशन है, जब तक वो गवर्नमेंट को अपना लैंड रेवेन्यू देता रहेगा, ठीक है। तो ये रियोतवारी, डायरेक्ट रियोत से कर लो, महलवारी विलेज कम्युनिटी, जमींदार, जमींदार सिस्टम में क्या था कि जमींदार होता था वो अपने अंदर सर्फ्स को लाता था ताकि वो खेती बाड़ी कर सके, फिर उनसे वसूलता था क्या, पैसे, रेवेन्यू, एंड फिर वो रेवेन्यू दिया जाता था स्टेट को, कंपनी को, राइट। अब रेवेन्यू हम बात करते हैं कि रियोतवारी सिस्टम के क्या इम्पैक्ट रहे। अब बात करते हैं कि रियोतवारी सिस्टम का इम्पैक्ट क्या हुआ। रियोतवारी सिस्टम समझ लिया आपने अच्छे से, है ना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। रियोतवारी सेटलमेंट, रियोतवारी सेटलमेंट ने कोई अच्छा चेंज लेकर के नहीं आए, है ना, फॉर द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो पीजेंट ऑनरशिप है, पीजेंट ऑनरशिप से रिलेटेड कोई भी इन्होंने काम नहीं किया।
अब जो पीजेंट थे उनको पता चला, जल्दी पता चल गया कि एक बहुत सारे ज़मींदारों को हटा करके एक बड़ा ज़मींदार आ गया, वो है स्टेट, है ना। जो जैसा कि ज़मींदारी सिस्टम में होता था, सब छोटे मोटे ज़मींदार चले गए, अब एक बड़ा ज़मींदार रहेगा, है ना। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट टेनेंट्स बन करके रह गए, राइट। अगर इन्होंने लैंड रिवेन्यू नहीं दिया टाइम पे तो लैंड चली जाएगी उनके हाथ से, ये बात थी। गवर्नमेंट ने बाद में, एक कंपनी थी, उन्होंने बाद में ओपनली क्लेम भी कर दिया कि ये टैक्स नहीं है, ये रेंट है। अब रेंट किस पे दिया जाता है? रेंटल लैंड्स पे ही दिया जाता है ना, यानी कि उनकी ज़मीन नहीं है। पहले तो इनको ओनर माना गया, लेकिन बाद में ओपनली कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के बात थी। रियोट्स का राइट ऑफ ओनरशिप जो था उसको भी खत्म कर दिया गया, निगेट कर दिया गया। किन से? 3 फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि जो लैंड रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया गया बहुत बड़े लेवल पे, है ना। खाने तक के पैसे नहीं होते थे इनके पास। मद्रास का जो फिक्स था वो एज आई एस 45 to 55% था ग्रोस प्रोडक्शन का। अब खुद सोचो, अगर 100% ये बेचने जा रहे हैं, है ना, तो एटलीस्ट 50% इसका क्या रहेगा? कॉस्ट रहेगा ना। जब आप इसमें से खर्चे निकालोगे, एक्सपेंडिचर निकालोगे, तो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रोडक्शन, नेट प्रॉफिट तो बहुत कम बचता है ना। तो ये ग्रोस प्रोडक्शन का 55% तो ले ही जाते थे। बचता क्या था इन पे? और लोन देकर, उल्टा कर्जे लेकर ही रेवेन्यू चुकाना होता था इन लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से होता था। फिर सेकंड, जो गवर्नमेंट था उन्हें राइट टू इनहेंस लैंड रेवेन्यू, अपनी मर्जी से कभी भी लैंड रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ये वाला पावर भी रिटेन किया गवर्नमेंट ने। लास्ट था, जो रियोत थे उनको रेवेन्यू पे करना होता था इवन जब उनके प्रोड्यूस जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं होली और पार्शली, चाहे उससे बाढ़ से थ्रू हुए हों या सूखे से हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सप्लोटेटिव सिस्टम था रियतवारी सिस्टम भी। अब बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ मैं, रीज़न फॉर द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये जितने भी अभी तक हमने बात करी ज़मींदारी सिस्टम की, फिर हमने बात करी महलवारी, एंड देन बात करें रियतवारी, ये सब लाने के पीछे के कारण क्या है, रीजंस क्या है? इसका क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी मेंस में कि हमें बताइए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिस्टम इंडिया के अंदर चालू हुआ थ्रू दिस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसके क्या इम्पैक्ट्स हुए या रीज़न क्या थे उसके। अब बताओ ये आंसर। देखो मैं बताता हूँ। जो जमींदारी रियतवारी सिस्टम थे, महलवारी सिस्टम थे, इसने क्या किया फंडामेंटली, या फिर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं इन दोनों सिस्टम्स की, इन्होंने जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था ना कंट्री के अंदर, उसको खत्म कर दिया, है ना। ये नया फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लेकर के आ गया लैंड को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने लगे, जो कि इंडिया के अंदर कभी था नहीं ट्रेडिशनली, ठीक है। जिन्होंने ये सोचा कि अगर कोई बेनिफिट होगा तो वो हमको होगा उसकी इनोवेशन का, कल्टीवेटर्स को नहीं जाना चाहिए। पूरी कंट्री में लैंड को बना दिया कि आप कहीं भी सेल कर सकते हो, मॉर्गेज पे दे सकते हो, एलियनेबल यानी कि उनसे छीन भी सकते हैं अपन, है ना, खत्म भी कर सकते हैं। एंड दिस वॉज डन प्राइमरली टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, है ना, ताकि गवर्नमेंट का पैसा बनता रहे इससे। मान लीजिए अगर लैंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता या फिर सेल नहीं किया जा सकता, तो गवर्नमेंट को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना रेवेन्यू कल्टीवेटर से लेने में, क्योंकि ना बेच सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो और मान लीजिए कोई कल्टीवेटर है, उसके पास पैसा है ही नहीं, कोई सेविंग नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, तो कहाँ से पैसे देगा? तो गवर्नमेंट के पास धमकी किस चीज़ की रहेगी? ज़मीन की, है ना। वो कहेगी कि जाओ भाई अपनी लैंड को गिरवी रख दो, है ना, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लैंड, पैसे लेके आओ और हमें लैंड रेवेन्यू चुकाओ, ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो ये भी करने से मना कर दे तो गवर्नमेंट उसकी लैंड को क्या कर सकती है? ऑक्शन कर सकती है और पैसा उससे वसूल कर सकती है ना। अनदर रीज़न प्राइवेट ओनरशिप इंट्रोड्यूस करने का ये था कि ये कहा था कि जो ओनली राइट ऑफ ओनरशिप है वुड मेक द लैंडलॉर्ड और द रियोट एक्सर्ट हिमसेल्फ इन मेकिंग इंप्रूवमेंट। लेकिन वो हुए ही नहीं, कभी हुए ही नहीं उनके लाइफ टाइम में, क्योंकि उनको इतने अप्रिसिएशन भी नहीं मिले, ना उनको इन करने का इंडिपेंडेंस थी, राइट, करने की। अरे मजबूरी इतनी थी, खाने तक के नहीं थे, इंप्रूवमेंट क्या करेंगे वो। अब एक क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, चलो बताओ, कमर्शियलाइजेशन या फिर कैपिटलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर का किस तरीके से हुआ? आप मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। अब मैं उसका आंसर आपको देता हूँ। देखो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा इन लैंड रेवेन्यूज के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि रेवेन्यू सिस्टम हम बनाएंगे, और एक्सेसिव जो स्टेट डिमांड है वो बढ़ती चली गई जब न्यू जुडिशियल और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनते गए, है ना। इंडियन रूरल इकोनॉमी को खत्म कर दिया, टोटल विलेज पंचायत को खत्म कर दिया, उनके जो 2 फंक्शन होते थे, लैंड सेटलमेंट, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उनसे भी खत्म कर देगा। अब जो पटेल होते थे गांव के, उनको गवर्नमेंट, वो सिर्फ ऐसा काम करते थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियली चार्ज के थ्रू उनको दिया जाता है, जैसे कि रेवेन्यू कलेक्ट कर सको, ठीक है, आप इतना था काम है आपका। तो ये ओल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल फ्रेमवर्क था जो विलेज में चलता था, उसको खत्म कर दिया गया, है ना। तो जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है,
उसने क्या किया, लैंड को मार्केट कमोडिटी बना दिया। अब देखो इंडिया में कभी था नहीं ऐसा, लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद, जो कि वेस्ट में हमेशा से कल्चर रहा है, लैंड इज़ अ मार्केट कम्युनिटी, इंडिया में ऐसा नहीं था, इसको बना दिया गया। इससे सोशल रिलेशनशिप किस तरीके से चेंज होती है वो समझो। वो ऐसे चेंज होती है सर एंड मैम कि नई सोशल क्लासेस बनी, जैसे कि लैंड लॉर्ड्स, ट्रेडर, मनी लेंडर्स, है ना, लैंडेड जेंट्री, ये इनकी इंपॉर्टेंस होने लगी। और जो रूरल प्रोलेटेरिएट थे, जो निचली जो गरीब किसान थे, जैसे कि पुअर पीजेंट, है ना, सब टेनेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर, ये बढ़ते चले गए और ज़्यादा होते चले गए। ठीक है, तो अब जो क्लाइमेट ऑफ कॉपरेशन था ना, वो कंपटीशन बन गया और इंडिविजुअलिज्म की तरफ चल गया। अब इंडिविजुअलिज्म किसका एस्पेक्ट है? कैपिटलिज्म का, है ना। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म और कमर्शलाइजेशन इंडिया उसमें हो गया। नेक्स्ट, ये प्री रिक्विजिट है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट, नए मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आए, है ना, मनी इकोनॉमी में बढ़ गई, और एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया, नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम आए, बेटर लिंकेजेस हुए वर्ल्ड मार्केट से। तो ये नया डायमेंशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन्होंने ऐड हुआ, एंड रूरल इकोनॉमी का डिसइंटीग्रेशन हो गया, है ना, विलेज इकोनॉमी का भी। तो ये था हम मेंस के लिए पढ़ना। ठीक है, इसको कहते हैं मेंस के लिए पढ़ना, इस तरीके से एनालिसिस करके आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक नेशनलिज्म की एंड क्या एस्पेक्ट्स थे उसके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। इस वाली सीरीज को जरूर सपोर्ट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी भी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। ठीक है, आप सबको पता है किस तरीके से काम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।